गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम विज्ञान कक्षा 7 के इकाई 1 में मानव विज्ञान और प्रौद्योगिकी पढ़ेंगे। इसमें हमारा 3 पॉइंट दिया हुआ है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी का दैनिक जीवन में उपयोग। दैनिक जीवन मतलब जो हम लोग इस समय अपने जीवन में व्यतीत कर रहे हैं, उस जीवन में प्रतिदिन हम विज्ञान का क्या क्या उपयोग कर रहे हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये आपको पॉइंट 1 में दिया हुआ है। बच्चों, जो दूसरा पॉइंट हमारा है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास में मानव जीवन में परिवर्तन। जब विज्ञान प्रौद्योगिकी का विकास हुआ या हो रहा है, तो हमारे जीवन में, मानव मतलब हम सभी के जीवन में कौन कौन से परिवर्तन आ रहे हैं, कौन कौन से बदलाव आ रहे हैं। बच्चों, यहाँ तीसरा पॉइंट हम देख रहे हैं कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में क्रांति। किस तरीके से विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास हुआ और इस विकास के द्वारा हमारे बहुत सारे क्षेत्र हैं। चाहे आप किसी क्षेत्र में जाइए, खेल के क्षेत्र में, युद्ध के क्षेत्र में, किसानी के क्षेत्र में, चाहे डॉक्टरी के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में जाइए, बहुत सारे क्षेत्र हैं। चाहे आप यातायात के साधन के क्षेत्र में जाइए, बहुत सारे क्षेत्र हैं। तो इसमें क्या तेजी से बदलाव आया है, कितना तेजी से परिवर्तित हो रहा है यह देश, इसके बारे में हम लोग, कितना तेजी से परिवर्तन आ रहा है विज्ञान में, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर विभिन्न क्षेत्रों में क्रांति में हम लोग पढ़ेंगे। अब हम आगे आते हैं पॉइंट 1.1, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का दैनिक जीवन में उपयोग। ये विज्ञान ने हमारे जीवन को बहुत प्रभावित किया है। हमारे दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति में भी वैज्ञानिक आविष्कारों एवं आधुनिक तकनीकों का महत्वपूर्ण योगदान है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास ने लोगों के जीवन स्तर में क्रांतिकारी परिवर्तन किया है। इसने मानव जीवन को आसान, सरल और तेज बना दिया है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास के कारण ही हम बैलगाड़ी, तांगा आदि से युक्त होते हुए परिवहन के अत्याधुनिक साधनों जैसे मोटरसाइकिल, कार, बस, ट्रेन, वायुयान आदि तक पहुंच गए। पहले हम लोग बैलगाड़ी और तांगा से चल रहे थे, और लेकिन आज कैसे हो गए? मोटरसाइकिल, कार, बस, ट्रेन, वायुयान, हवाई जहाज, इससे होकर के हम लोग अब यात्रा कर रहे हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच रहे हैं। आप देखते होंगे अपने जीवन में, ये अनुभव करते होंगे कि गैस सिलेंडर या कटे हुए पेड़ का तना उठाकर या घसीट कर ले जाने की अपेक्षा कम बल लगाकर उसे लुढ़का कर ले जाना आसान होता है। आप जब गैस सिलेंडर भरवाते हैं तो उसको लुढ़काते हुए घर पर ले जाते हैं। क्यों? क्योंकि आसान है। लुढ़का कर ले जाना यह वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। कह रहा है कि जैसे आप घसीट कर ले जाते हैं, तो ये भी कह रहा है बहुत कठिनाई पूर्वक आता है, लेकिन इसके अपेक्षा जब हम, या उठा कर ले जाने की अपेक्षा जब हम लुढ़का करके ले जाते हैं, तो ये बहुत सरल हो जाता है। बच्चों, कह रहा है कि इसी प्रकार बैलगाड़ियों के पहिया लगने, बैलगाड़ियों में पहिया लगने पर, पहले बैलगाड़ी में भी जो पहिया लगाए जाते थे, तो उसमें क्या होता था? उसमें बैरिंग नहीं होता था, तो पहले घर्षण बल उसमें अधिक लगता था, बैल उसको खींचते थे। लेकिन अब क्या हो गया? बैलगाड़ी के जो पहिए होते हैं उसमें बैरिंग लगा करके, और तब पहिए लगाए होते हैं,
तो इसको बहुत आसानी से बैल लोगों को खींच लेने में, बैल खींचते हैं बहुत आसानी से, और इसको एक जगह से दूसरे जगह पर बहुत आसानी से खींच कर ले जाया जाता है। बहुत सुगमता से यह विज्ञान के सिद्धांत द्वारा ही संभव है। बच्चों, कह रहा है कि कार्य को सरल बनाना, विज्ञान का उपयोग, हम विज्ञान के नियम का उपयोग जब हम कर लेते हैं तो कार्य हमारा सरल बन जाता है। और कैसे बैलगाड़ी, ट्रैक्टर, ये सब जैसे साधन ये विकसित हो गए हैं, आज हमारे काम जो घर के खेती करने के लिए, सामान ढोने के लिए जो बैलगाड़ी, ट्रैक्टर जो थे, पहले से ही विज्ञान विकास कर रहा है बहुत दिनों से ही, और अब उसमें बहुत तेज़ी से परिवर्तन होते जा रहा है। बच्चों, यही प्रौद्योगिकी है। इसका हम अपने जीवन में अपने हित के लिए प्रयोग कर रहे हैं, और जैसे जैसे हमारे हित की चीज़ें विकसित हो रही हैं, हम आवश्यकताओं के अनुसार विकास कर रहे हैं और बहुत सारे संसाधनों का निर्माण भी कर रहे हैं, और बहुत सारे संसाधनों का निर्माण करके उसका प्रयोग भी कर रहे हैं। यही प्रौद्योगिकी है। बच्चों, यहाँ मोटी कलम से लिखा हुआ है, विज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों के अनुप्रयोग से मानव हित में संसाधनों का निर्माण ही प्रौद्योगिकी है। परीक्षा में आ जाता है बच्चों कि प्रौद्योगिकी क्या है। अभी इस पुस्तक के अंत में भी हो सकता है आपका प्रश्न आ जाए, तो आप अपने मन में बनाए रखिएगा कि प्रौद्योगिकी क्या है। तो इसका उत्तर है, विज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों के अनुप्रयोग से मानव हित में संसाधनों का निर्माण ही प्रौद्योगिकी है। आगे देखिए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से मानव जीवन में परिवर्तन कैसे बदलाव आ रहा है। कह रहा है कि विभिन्न क्षेत्रों में बदलाव आ रहा है। यातायात माने आने जाने, चिकित्सा, जनसंचार, मनोरंजन एवं कृषि के क्षेत्र में नित्य नए नए आविष्कार हुए हैं। भाप के इंजन से रेलों तथा बड़े जहाज़ों का निर्माण हुआ। पेट्रोल की उपलब्धता से हल्के एवं शक्तिशाली इंजनों को बनाना संभव हुआ। इन इंजनों का उपयोग हवाई जहाज उड़ाने के लिए किया गया। इसी क्रम में लंबी दूरी कम समय में तय करने के लिए सुपरसोनिक जेट एवं हेलीकॉप्टर का भी निर्माण हुआ। समुद्री मार्ग से माल तथा सवारी ढोने के लिए बड़े बड़े जहाज़ों का भी प्रयोग होने लगा। ये सब हमारे जीवन में ऐसा बड़ा बड़ा जो विज्ञान का खोज हुआ, हमारे जीवन में ये सब परिवर्तन लाने में सहायक हो रहे हैं। हम बहुत सारे यातायात के साधन, चिकित्सा, जनसंचार, मनोरंजन के क्षेत्र में जो आविष्कार हुए हैं विज्ञान का, उसका उपयोग कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं। पहले क्या होता था, यहाँ पर देखिए जहाज का चित्र दिया हुआ है, समुद्री जहाज। पहले बीमार होने पर लोग घरेलू उपचार करते थे। यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए शुरू में, पहले बीमार होने पर लोग घरेलू उपचार करते थे, परंतु अब गांव के लोग चिकित्सा केंद्रों पर डॉक्टरों द्वारा इलाज कराने लगे हैं। पहले घर पर ही कोई दवा खोज करके उसको पिलाया जाता था कि चलो ठीक हो जाएगा, लेकिन अब डॉक्टरों के पास लोग जाने लगे हैं इलाज कराने। आजकल चिकित्सालयों में विभिन्न प्रकार के रोगों से संबंधित जांच की सुविधाएं उपलब्ध हो गई हैं। क्या, किसके कारण है? सब विज्ञान के कारण। कर रहा है, जैसे खून, पेशाब, मल आदि की जांच। आजकल चिकित्सालयों में आधुनिक मशीन जैसे एक्सरे, अल्ट्रासाउंड द्वारा आंतरिक अंगों की सूक्ष्म जांच, मतलब हमारे अंदर के अंगों की भी छोटी से छोटी जांच एक्सरे के द्वारा, अल्ट्रासाउंड के द्वारा
कर ली जाती है। स्कैनर द्वारा मस्तिष्क की जांच, ये बच्चों आप लोग याद रख लीजिएगा। चिकित्सालय मने दवा घर जहाँ पर इलाज होता है, अस्पताल जिसको कह सकते हैं, कह रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि नया नया मशीन है, एक्सरे करने वाला, अल्ट्रासाउंड। इसके द्वारा क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर की छोटी से छोटी जांच हो जाती है, छोटी से छोटी अंगों की। और स्कैनर द्वारा हमारे मस्तिष्क की जांच की जाती है। कह रहा है शरीर के अंदर की भागों की जांच करने के लिए इंडोस्कोप मशीन का भी प्रयोग होता है। बच्चों, ये चित्र द्वारा कुछ जांच हो रहे हैं, इसको आप देख सकते हैं। आगे और भी, ये तो डॉक्टरी के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में आपने पढ़ा। अब देखिए पहले की बात क्या कह रहा है। पहले टेलीफोन की सुविधा नहीं थी, ये टेलीफोन की बात हो रही है। लोग एक दूसरे का हाल चाल जानने के लिए संदेश वाहक, कोई कहीं से आने जाने लगता तो कहता कि उधरों का हाल चाल आप लेकर के आइएगा, ज़रा हमारे लोग वहाँ पर हैं, ज़रा उनके यहाँ से हाल चाल लेकर के आइएगा। संदेश वाहक, या अपना पत्र लिख करके दे देते कि चलिए वो ज़रा चिट्ठी लिख के आप लेते जाइए, मैं दे रहा हूँ, और वहाँ से हाल खबर समाचार लेकर के आइएगा चिट्ठी के द्वारा। पत्र, जो पहले पत्र भेजा जाता था, टेलीग्राम, बहुत सारे ऐसे सुविधाएं उस समय जो थी। कबूतर भी उनको सिखाया जाता था कि पत्र यहाँ से वहाँ पहुँचाने के लिए जो पाले जाते थे उनको सिखाए जाते थे। ऐसे कबूतरों के द्वारा संदेश एक स्थान से उस दूसरे स्थान पर भेजा जाता था। परंतु आज क्या हो गया, वैज्ञानिक युग में बहुत सारा संदेश आदान प्रदान करने के लिए फैक्स क्या होता है, आज यहाँ पर हम फैक्स करते हैं तो जहाँ भेजेंगे वहाँ उसी तरह से प्रिंट आउट होकर के निकल जाएगा, छपा छपाया संदेश वहाँ पर निकल जाएगा। ये सब कंप्यूटर का कमाल है, वैज्ञानिक युग का कमाल है। ईमेल आदि का प्रयोग हो रहा है। ईमेल क्या, आज तो हम ईमेल से, मोबाइल से भी तो प्रयोग कर लेते हैं। दूसरे के मेल पर अपना मेल आईडी में कोई संदेश लिखकर भेज देंगे, अपने मेल आईडी के द्वारा दूसरे के मेल आईडी पर भेज देंगे। मेरा पूरा संदेश दूसरे जहाँ भेजना चाहते हैं वहाँ पर चला जाता है। बच्चों, गांव में भी पीसीओ, एसटीडी तथा आईएसडी की व्यवस्था द्वारा संचार के किसी भी कोने में टेलीफोन द्वारा संपर्क करने के लिए सार्वजनिक सुविधाएं उपलब्ध हो गई हैं। गांव-गांव में ऐसा सेवा उपलब्ध हो गया है, लेकिन अब उसका प्रयोग कम हो गया है। जैसे जैसे विज्ञान में खोज जो हो रहे हैं, अधिक खोज होता जा रहा है, वैसे वैसे पुराने चीज़ों को लोग छोड़ दे रहे हैं। बच्चों, आज हम टेलीफोन का उपयोग बहुत कम करते हैं और मोबाइल फ़ोन का उपयोग अधिक करते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे विज्ञान में प्रगति होने लगी, वैसे वैसे पुराने चीज़ छूटने लगे और नए नए सामानों का प्रयोग होने लगा। पहले लोग घुड़सवारी, शतरंज, चौपाल, ढोलक और कई प्रकार के क्षेत्रीय संगीतों के माध्यम का उपयोग करके मनोरंजन करते थे। पहले घुड़सवारी करते थे, घोड़ा दौड़ा दौड़ा करके मज़ा लेते थे, शतरंज खेलते थे, चौपाल लगाते थे, ढोलक मजीरा है, कई प्रकार के संगीत गाते थे, क्षेत्रीय गाना गाते थे और उससे मनोरंजन करते थे। लेकिन आज मोबाइल, कंप्यूटर, वीडियो गेम, बहुत सारे मनोरंजन के साधन हो गए हैं। ये सभी आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी की ही देन है। बच्चों, समझ रहे हैं? तो पहले की बात अलग थी, आज की बात कुछ अलग है। आज देखिए, पहले उद्योग धंधे बहुत कम थे। उद्योग धंधे, लोग क्या करते थे, बैठे बैठे रहते, खेती करते,
जितना कमाते उसी में अपना जीवन यापन करते। बहुत पहले उद्योग धंधा कम था, लेकिन आज हमारा देश उद्योग के क्षेत्र में विकसित देशों की बराबरी कर रहा है। स्टील के उत्पादन के लिए हमारे देश में जमशेदपुर, राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर आदि शहरों में कारखाने खुले हैं। इसी क्रम में रिहंद में, ये रिहंद जान रहे हैं, रिहंद बांध जो रेनीकोट के पास पिपरी में है, इसी क्रम में रिहंद में जल शक्ति से, जल शक्ति मतलब पानी को बांध से बांध दिया गया और उससे विद्युत बनाया जा रहा है। पानी को बांध करके और पानी के जो उसका तेजी है पानी का, उससे बिजली बनाने का कार्य किया जा रहा है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन ओबरानपरा, पनकी, उच्चाहार आदि स्थानों पर कोयले से विद्युत बनाने हेतु नेशनल थर्मल पावर एनटीपीसी के पावर स्टेशन स्थापित किए गए हैं। बच्चों, इसी प्रकार नाभिकीय ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा के उत्पादन। नाभिकीय ऊर्जा मतलब परमाणु से, जो हम लोग अभी पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, परमाणु के जो कण हैं, तो नाभिकीय ऊर्जा से हम विद्युत ऊर्जा का उत्पादन कर रहे हैं। ये कहाँ पर है? ट्राम्बे, नरोरा, राणा सागर, कल्पक्कम के एटॉमिक पावर स्टेशन यहाँ पर हैं। एटॉमिक मने एटम मने होता है परमाणु, तो एटॉमिक पावर स्टेशन कार्य कर रहे हैं। बच्चों, यहाँ पर आपको चित्र दिखाया गया है, आप देखकर समझ सकते हैं कि यहाँ पर कारखाने का चित्र बना हुआ है। इसी प्रकार कृषि के क्षेत्र में भी पहले पारंपरिक साधन, जैसे खेत जोतने के लिए क्या करते थे, पहले खेती करने में खेत जोतने के लिए क्या करते थे? हल बैल से जुताई करते थे। सिंचाई के लिए क्या करते थे? कुआं का प्रयोग, ढेकुली का प्रयोग करते थे, जिसको लाट कुड़ी हम लोग गांव में बोलते हैं। रहट का प्रयोग करते थे। रहट देखे हो ना? आज नहीं देखे होगे तो कहीं आप पूछेंगे तो पता चल जाएगा आपके गांव में। और अब तो उसका प्रचलन बहुत कम हो गया है, हो सकता है उसके अवशेष आपको गांव में मिल जाएं। तो कह रहा है कि पहले इन सब का प्रयोग किया जाता था सिंचाई के लिए, लेकिन अब क्या, अब बहुत सारे साधन सिंचाई के हो गए हैं। कह रहे इन साधन के प्रयोग से पर्याप्त उपजाऊ भूमि उपलब्ध होने पर भी खाद्यान्न का उत्पादन अपेक्षाकृत कम था। कह रहा है कि बहुत सारे साधन न होने के कारण, बहुत सारे जमीन होने पर भी बहुत सारा उपज नहीं हो पा रहा था। इसके विपरीत आज के वैज्ञानिक युग में कृषि के क्षेत्र में अनेक आधुनिक एवं सुविधाजनक यंत्रों का प्रयोग होने लगा। ये यंत्र हैं क्या क्या? बहुत सारे सुविधाजनक यंत्र आज हम खेती में प्रयोग में लाते हैं। क्या क्या? ट्रैक्टर लाते हैं जुताई में, थ्रेशिंग में भी, हार्वेस्टर, डीजल के पंप, ट्यूबवेल, सबका प्रयोग हम खेती में करते हैं। ट्यूबवेल से क्या करते हैं? सिंचाई। पंप सेट से, डीजल के पंप सेट से क्या करते हैं? सिंचाई करते हैं। कह रहा है कि थ्रेशर से थ्रेशिंग करते हैं। ट्रैक्टर का प्रयोग आप जान ही रहे हैं, हार्वेस्टर ना, हार्वेस्ट करना मतलब क्या समझते हैं? अच्छा, तो इस तरह से हम फसल काटने के भी बहुत सारे मशीन हो गए हैं। अब खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाने के लिए उन्नत प्रकार के शोधित बीज, मतलब बहुत अच्छे प्रकार के बीज, यूरिया, ये जो उर्वरक हैं, सुपर फास्फेट, ये सब रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग अब किया जा रहा है। अब हम खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गए हैं। यह सब हरित क्रांति के द्वारा संभव हुआ। अभी आपका प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये हरित क्रांति के द्वारा क्या क्या संभव हुआ। तो हम जान सकते हैं कि हम कह सकते हैं
कि हरित क्रांति के द्वारा हम खेती करने में आत्मनिर्भर हो गए। हम भोजन हमें मिलने लगा। जो पहले हम कम कमाई करते थे अब बहुत अधिक कमाई करने लगे। हम पहले दूसरे देशों से अनाज जो मंगाते थे अब हम अपने गांव में अपने प्रयोग करने भर पैदा करने लगे। आत्मनिर्भर इसी को बोलते हैं। जब हम अपने से अपने काम भर सामान उत्पादन कर लेते हैं, अनाज उत्पादन कर लेते हैं, तो हम कहते हैं कि अनाज के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर हो गए। करा किसके द्वारा, यह किसके द्वारा संभव हुआ? हरित क्रांति के द्वारा। अब बात आती है हरित क्रांति क्या है। तो जो चीज़ है अभी हम लोग पढ़े वही चीज़ आप बोलेंगे हरित क्रांति, उसी को कहते हैं। ये मोटी लाइन से लाल लाइन से लिखा हुआ है, आधुनिक कृषि उपकरणों, उन्नतशील बीजों, उर्वरकों और पर्याप्त सिंचाई के साधनों द्वारा, इन सब के प्रयोग के द्वारा कृषि उपज में आशातीत वृद्धि को हरित क्रांति कहते हैं। मतलब जितना भी हम प्रयोग कर रहे हैं कृषि उपकरणों का और बीजों का, उन्नतशील बीजों का, उर्वरकों का और पर्याप्त सिंचाई के साधनों का प्रयोग करके हम बहुत सारे उत्पादन कर ले रहे हैं। जितना कि हमें चाहिए, जितना हम आशा करते थे कि इतना हम कमाई कर लेंगे, तो इसी वृद्धि को हम हरित क्रांति कहते हैं। आगे देखते हैं कि आजकल आधुनिक तकनीकियों के नित नए प्रयोग के द्वारा बहुत सारे प्रयोग हो रहे हैं और इसके द्वारा हम लोग बहुत सारे उत्पादन में वृद्धि विभिन्न क्षेत्रों में कर रहे हैं। किस किस में? पहला देखिए मत्स्य उत्पादन। मत्स्य उत्पादन में क्या होता है? उन्नत प्रकार के मछली आप पा सकते हैं, अच्छे प्रकार के मछली पालन कर सकते हैं। सब्जी उत्पादन उन्नत बीज के द्वारा, मत्स्य के उन्नत बीज के द्वारा मत्स्य का उत्पादन अच्छा कर रहे हैं और उन्नत बीज के द्वारा सब्जी का उत्पादन कर रहे हैं। और वैज्ञानिक विधि द्वारा शहतूत के वृक्षों पर रेशम के कीटों का पालन कर रहे हैं। रेशम उत्पादन में भी हम आगे हैं। सूअर पालन में संतुलित आहार सामयिक टीकाकरण द्वारा, मुर्गी पालन में संतुलित आहार एवं सामयिक टीकाकरण द्वारा बहुत सारे क्षेत्र में हम आज भी उत्पादन में वृद्धि कर रहे हैं। उपरोक्त सभी तथ्यों द्वारा हम यह कह सकते हैं कि विज्ञान ने प्रौद्योगिकी ने विज्ञान का विकास किया है। मतलब विज्ञान से प्रौद्योगिकी का विकास और प्रौद्योगिकी से विज्ञान का विकास, इस तरह से वास्तव में प्रौद्योगिकी तथा विज्ञान दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं। प्रौद्योगिकी का विकास विज्ञान के नियम तथा सिद्धांतों से दैनिक जीवन में उपयोग से होता है। यही कारण है प्रौद्योगिकियों को व्यवहारिक ज्ञान भी कहते हैं। मतलब दैनिक जीवन में इसका उपयोग करते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं प्रौद्योगिकियों की व्यवहारिक ज्ञान। इसी प्रकार विज्ञान का जितना अधिक विकास होता है उतना ही उत्तम प्रौद्योगिकी विकसित होती है। कराए कुछ और भी जाने, क्या क्या जानना है? कृषि के क्षेत्र में विभिन्न क्रांतियाँ कौन कौन से हैं? हरित क्रांति है। इस फसल उत्पादन में जब आशातीत वृद्धि होती है तो हम हरित क्रांति के अंतर्गत दूध उत्पादन से कौन क्रांति संबंधित है? श्वेत क्रांति। तिलहन उत्पादन में पीली क्रांति, उर्वरक उत्पादन में भूरी क्रांति और मत्स्य उत्पादन में नीली क्रांति संबंधित है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति के जनक हैं। श्वेत क्रांति मतलब दूध उत्पादन के जनक हैं। देखिए आगे लिखा है, किसी भी नई प्रौद्योगिकी के उपयोग से मनुष्य के जीवनचर्या तथा कार्य कुशलता में सुधार आता है। शिक्षा के क्षेत्र में भी NCERT द्वारा प्रस्तुत विज्ञान शिक्षा से संबंधित ज्ञान दर्शन कार्यक्रम टीवी पर दिखाया जाता है। ये टीवी पर भी आता है।
दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम है। देश विदेश के प्रोफेसर तथा शिक्षकों द्वारा टीवी पर कार्यक्रम दिया जाता है, जिसे हम टीवी पर देखकर लाभ उठा सकते हैं। अब हमारे देश में इसके माध्यम से शिक्षा दिए जाने पर जोर दिया जा रहा है। किसके माध्यम से? टीवी के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से। बच्चों, अब हमारा जो तीसरा पॉइंट आ रहा है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से विभिन्न क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन। किस किस क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए, इन क्षेत्रों के बारे में यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। पहला है औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति माने उद्योगों में क्रांति आई है। क्रांति आई है मतलब उद्योग तेजी से बढ़े हुए। इस किसके कारण? विज्ञान के कारण। आज हमारे देश में छोटी छोटी मशीनों से लेकर बड़ी बड़ी मशीनों का निर्माण हो रहा है। छोटी भी मशीन और बड़ी भी मशीन, रेल इंजन हो या हवाई जहाज, छोटे छोटे वाहन हो, बड़े बड़े जलपोत, उत्पादक मशीनें हों या मशीनों को तैयार करने वाली बड़ी भारी मशीनें, सब हमारे देश में बनने लगी। लड़ाकू विमान, युद्धपोत, पनडुब्बी, विविध प्रक्षेपास्त्र विमान, भेदी तोपें, टैंक आदि निर्माण में हम आत्मनिर्भर हैं, माने हमारे देश में यह बनने लगा है। रेडियो, टेप रिकॉर्डर, टेलीविजन आदि मनोरंजन के साधनों के निर्माण में स्वदेशी प्रौद्योगिकी का प्रयोग हो रहा है। स्वदेश में, अपने देश में कर रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत अग्रणी राष्ट्र की भूमिका निभा रहा है, माने अगले स्थान पर आने के लिए यह अपनी लगातार प्रयास कर रहा है भारत हमारा। और औद्योगिक क्षेत्र में भारत का विश्व में 6 प्रमुख राष्ट्रों में है। भारत का स्थान विश्व के 6 प्रमुख राष्ट्रों में भारत भी एक है। जनसंचार क्षेत्र में क्रांति क्या है? जनसंचार, आदमी का जो, लोगों का जो सूचना है एक जगह से दूसरे जगह बहुत तेजी से अब जा रहा है, क्षण मात्र में ही पहुंच जा रहा है। कह रहा है कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक डाक सेवा जिसे ईमेल कहते हैं, और इंटरनेट का विकास बहुत तेजी से हुआ। इससे जनसंचार के क्षेत्र में क्रांति आ गई है। कंप्यूटर, ईमेल और इंटरनेट क्या है, आइए जानें। सभी लोग, आप सभी जानते हैं कि कंप्यूटर आप कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिससे अनेक उपयोगी एवं जटिल कार्य, माने कठिन से कठिन कार्य सरलता से संपन्न किए जा सकते हैं। व्यापक स्तर पर कंप्यूटरों का उपयोग रेल आरक्षण, आंकड़ों का रखरखाव जिसको कहते हैं डाटा कलेक्शन, गणना, टाइप आदि अनेक प्रकार के कार्य करने में किया जा रहा है। किसका? कंप्यूटर का। आगे है इंटरनेट। इंटरनेट भी यह कंप्यूटर की नई प्रणाली है, नया सिस्टम है। विश्व के हजारों छोटे छोटे कंप्यूटर नेटवर्क टेलीफोन लाइन से जोड़ दिए जाते हैं और टेलीफोन लाइन की सहायता से जुड़े कंप्यूटर नेटवर्क को ही इंटरनेट कहते हैं। इसकी सहायता से हम कमरे में बैठे विश्व के विभिन्न देशों तथा किसी भी विषय से संबंधित सूचनाएं, आंकड़े पल भर में ही प्राप्त कर सकते हैं और इनका संग्रह भी कर सकते हैं। इंटरनेट की सहायता से पल भर में मतलब टाइम भी नहीं लगेगा, कुछ टाइम लगेगा हल्का सा, और बहुत सारी सूचनाएं हम एकत्र कर सकते हैं, संग्रह कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, और कई नई नई पुस्तकें भी हम पढ़ सकते हैं इंटरनेट से। आगे है, आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक डाक सेवा।
बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक डाक सेवा को मैंने बताया था कि इसे ईमेल भी कहते हैं। यह कंप्यूटर एवं इंटरनेट आधारित संचार की महत्वपूर्ण युक्ति है। करें, कंप्यूटर और इंटरनेट पर आधारित है, एक युक्ति है, एक उपाय है। इसके द्वारा कृत्रिम उपग्रहों के माध्यम से अन्य देशों के कंप्यूटरों को सूचना, संदेश आदि का आदान प्रदान किया जा सकता है। सूचना, संदेश भेजा जा सकता है। यह एक देश से दूसरे देश को संदेश भेजने का सबसे सस्ता साधन है, बहुत सस्ता। करा जैसे भारतवर्ष से सिंगापुर को संदेश अत्यंत कम शुल्क पर पल भर में भेजा सकता है। भारत से सिंगापुर अगर ईमेल से अगर कोई भी चीज़ आप अपना संदेश भेजते हैं तो पल भर में आपका चला जाएगा, बहुत कम शुल्क में। सिंगापुर ही क्या, और भी जगह आप पल भर में अपना सूचना भेज सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक डाक सेवा के द्वारा। आगे आइए, लिखा है मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन जिससे हम बात करते हैं। आगे आइए देखते हैं मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन। मोबाइल फ़ोन का जनसंचार के क्षेत्र में व्यापक योगदान है, बहुत विस्तार से इसका योगदान है। कह रहा है कि मोबाइल फ़ोन एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, टेलीफोन की तरह बात तो कर सकते हैं और इसके अलावा बहुत सारे सेवाएं हम मोबाइल के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। क्या क्या? जैसे संदेशों के आदान प्रदान के लिए, SMS, गेम खेलने के लिए, आवाज़ को संरक्षित करने के लिए, मैंने रिकॉर्ड करने के लिए, वीडियो बनाने व देखने के लिए, जैसे मैं आपको वीडियो बनाकर बता रहा हूँ। करें, फ़ोटो खींचने के लिए, अपनी भौगोलिक स्थिति जानने के लिए, GPS, कैसे किस रास्ते से हमें जाना है, कौन सा रास्ता गड्ढा है, उबड़ खाबड़ है, इस GPS के माध्यम से हम जान सकते हैं। और क्या? बैंक द्वारा पैसे का हस्तांतरण आदि। एक बैंक से हम कैसे पैसा दूसरे बैंक में भेज सकते हैं, यह मोबाइल से बहुत आसानी से कार्य हो सकता है। आगे विज्ञान और प्रौद्योगिकी का जो कृषि में योगदान है, आइए हम पढ़ते हैं। करें, कृषि में जनसंख्या विस्फोट से भूमि पर दबाव बढ़ा है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती गई है, हम किसान के बच्चे या किसान लोग भूमि पर आश्रित होते गए हैं। भूमि तो कोई रबड़ है नहीं कि जमीन बढ़े, लेकिन जनसंख्या बढ़ रही है तो भूमि पर दबाव बढ़ रहा है। कह रहा है खाद्यान्न की समस्या हो रही है और विशेष प्रकार की समस्या हो रही है, चुनौती के रूप में खड़ी हुई है यह समस्या। किंतु कृषि के क्षेत्र में क्या किए, वैज्ञानिक आविष्कार जो हुए, कौन से आविष्कार हुए? ट्रैक्टर, अच्छे प्रकार के हल हुए, ट्यूबवेल, कीटनाशक दवा, उन्नत कोटि के बीज, रासायनिक उर्वरकों के सब के प्रयोग से कृषि उपज में पर्याप्त वृद्धि हुई है। बहुत तेज़ी से खेती करने में वृद्धि, उत्पादन बढ़ा है। इसके फलस्वरूप हम अपनी बढ़ी हुई जनसंख्या को पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध कराने के साथ साथ विदेशों को भी खाद्यान्न निर्यात करने में सफल हुए हैं। अपने देश में हम उपलब्ध करा ही रहे हैं खाद्यान्न, लेकिन विदेशों को भी हम निर्यात कर रहे हैं, मैंने भेज रहे हैं। खाद्यान्न मतलब खाने का अन्न, हम क्या कर रहे हैं? निर्यात कर रहे हैं, अपने देश से दूसरे देश में भेज रहे हैं। दूसरे देश में अपने देश से जब खाद्यान्न आता था तो हम क्या कहते थे कि आयात हो रहा है, लेकिन अब अपने देश से दूसरे देशों में भी जाने लगा, हम कह सकते हैं कि क्या हो रहा है? निर्यात हो रहा है। आयात निर्यात को ध्यान देना चाहिए कि किसे आयात कहेंगे और किसे निर्यात। जो हमारे घर में आ रहा है, जो हमारे देश में आ रहा है, उसको आयात कहेंगे। आगे देखिए, ईंधन कैसे? कह रहा है पेड़ों की सूखी पत्तियाँ, पेड़ की सूखी पत्तियाँ, गोबर के तैयार उपले, लकड़ी, कोयला,
मिट्टी के तेल आदि बहुत पहले से ईंधन के प्रमुख स्रोत हैं। इनके प्रयोग में बहुत अधिक समय और श्रम लगता है। ईंधन में क्या था, पहले जो प्रयोग होता था, पेड़ों का जो पत्ती था, पेड़ों की पतली पतली लकड़ियाँ, गोबर के उपले, कोयला, मिट्टी के तेल, इससे हम भोजन बनाते थे इस ईंधन का प्रयोग करके, और हम मेहनत करके अधिक से अधिक मेहनत करते थे और तब हम इससे खाना पकाते थे। लेकिन अब क्या हो गया, वर्तमान में पेट्रोल, डीजल, खाना बनाने की गैस, एलपीजी जैसे ईंधन का बड़े पैमाने पर उत्पादन हो रहा है। इस समय तो घर घर में भी उज्ज्वला गैस, आपका गैस सिलेंडर आपके यहाँ होगा तो देखे होंगे, घर घर में उज्ज्वला गैस से भोजन बनाने के लिए सबको फ्री में गैस कनेक्शन मिला हुआ है। तो बच्चों, एक स्थान से दूसरे स्थान तक इसके आवागमन के उत्तम साधन उपलब्ध हो गए हैं, पहुंचाए जाते हैं या तो आप ले आते हैं। इनके प्रयोग से समय और श्रम दोनों की बचत हो रही है। जब हम गैस से भोजन बनाते हैं तो हम जल्दी से कहीं जाना होता है, जल्दी से भोजन बन जाता है और हम मेहनत भी कम करते हैं और उसके जगह पर हम दूसरे जगह पर अपना श्रम कर लेते हैं। फलस्वरूप ईंधन के क्षेत्र में भी क्रांति आ गई है तेजी से। करा इस प्रकार सोलर कुकर जैसे ऊर्जा दक्ष उपकरणों का प्रयोग व्यापक रूप में भी हो रहा है। सोलर कुकर, सौर ऊर्जा से भोजन पकता है, ऐसा कुकर बना हुआ है कि सूरज में उसे रख दिया जाएगा और उसमें भोजन पकाया जा सकता है। आगे ये तो था ईंधन के क्षेत्र में। आइए देखते हैं चिकित्सा के क्षेत्र में क्या हो रहा है। चिकित्सा में कैसे दवा हो रहा है। पहले चिकित्सा के क्षेत्र में उतना लोग नहीं जानते थे कि कहाँ क्या करना है। अब क्या बहुत तेज़ी से विकास हुआ है। हैजा, मियादी बुखार, ये सफल इलाज हेतु क्या हुआ, बहुत सारी दवाओं का खोज हुआ, पर्याप्त उत्पादन भी हो रहा है। चेचक, हैजा, काली खांसी, पोलियो, टीबी की रोकथाम हेतु उपयुक्त प्रतिरोधी टीकों का भी विकास हुआ है। अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, एंडोस्कोपी आदि का शरीर के अंदरूनी भागों की जांच में प्रयोग हो रहा है। मतलब इतने चीज़ हैं, इतने उपकरण बनाए गए हैं कि हमारे शरीर के अंदर के भी भागों की जांच कर रहे हैं। घातक बीमारियों की रोकथाम के लिए तीव्र गति से सफलता मिली है। फलस्वरूप चिकित्सा के क्षेत्र में भी क्रांति आई है। आगे हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा एवं युद्ध। सुरक्षा और युद्ध के क्षेत्र में क्या हुआ है। राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में हमारे देश ने बहुत तेज़ी से उन्नति की। इससे एक नई क्रांति आ गई है। क्या, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल जैसे मिसाइलों का निर्माण हमारे देश में हो चुका है। इनका सफल प्रक्षेपण भी हुआ है। मिसाइलों का प्रयोग दूसरे देशों द्वारा आक्रमण होने पर उनके युद्ध अस्त्रों को नष्ट करने में। मिसाइल क्या होता है, दूसरा देश जब हमारे ऊपर आक्रमण करेगा, हमारे देश के ऊपर, तो उसके युद्ध के अस्त्रों को मिसाइल छोड़कर नष्ट किया जा सकता है। इनसे हमारे देश की प्रभावी ढंग से सुरक्षा होती है। युद्ध के स्थिति में रॉकेट क्या करता है, मिसाइल छोड़ने की तकनीक में हमारे देश में सफलता प्राप्त की है। रॉकेट द्वारा मिसाइलों को छोड़ने में हमारा देश सफलता पाई है। भारत ने कृत्रिम उपग्रहों को विकसित करने तथा उन्हें पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करने की प्रौद्योगिकी में महत्वपूर्ण सफलताएं प्राप्त की हैं। कृषि उपकरणों से न केवल दूर संचार व्यवस्था में अभूतपूर्व विकास संभव हो पाया है, अपितु सुदूर संसूचन, रिमोट सेंसिंग में भी हम विश्व में अग्रणी हो गए हैं। अरे पहले जो कक्षाओं में, जैसे अब कृत्रिम उपग्रह, मैंने पहले तो
प्राकृतिक उपग्रह था। अब ऐसे ऐसे उपग्रह पृथ्वी के कक्षाओं में स्थापित किए जा रहे हैं कि हम कोई भी रिमोट सेंसिंग से, सुदूर संसूचन से भी ये सब कार्य करने लगे हैं और हम विश्व में अगले स्थान पर होने लगे हैं। हमने परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में अनेक कीर्तिमान स्थापित किए हैं। परमाणु ऊर्जा तथा उससे संबंधित शोध कार्यों के परिणाम स्वरूप अनेक परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं, जिससे विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परमाणु ऊर्जा का उपयोग चिकित्सा तथा कृषि क्षेत्र में अनेक लाभकारी कार्यों के लिए किया जा रहा है। अभी हम लोग पढ़े थे कि परमाणु ऊर्जा, एटॉमिक ऊर्जा, एटॉमिक एनर्जी जो थी, जिसका हम शोध कार्यों के परिणाम के पश्चात हमने पाया कि एटॉमिक जो एनर्जी है इससे विद्युत उत्पादन किया जा रहा है, लेकिन एटॉमिक एनर्जी का उपयोग चिकित्सा और कृषि क्षेत्रों में भी लाभ के लिए किया जा रहा है। कह रहा है कि एक बात और जान लीजिए कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से मनुष्य को केवल लाभ ही नहीं मिला। ऐसा नहीं कि जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के कारण हमें लाभ मिल रहा है तो और उसके अलावा कुछ मिल ही नहीं रहा है। लाभ के अलावा अनेक हानियां भी हैं। तो कौन कौन सी हानियां हैं, इस पाठ के अंत में आपको बताया है अंतिम पैराग्राफ में कि हमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी से बहुत लाभ हो रहा है, लेकिन लाभ ही नहीं मिला, इससे अनेक प्रकार की हानियां भी हुई हैं। बड़े बड़े उद्योगों की संख्या बहुत बढ़ गई। जब उपकरण बढ़े, औद्योगिक संयंत्र जब चलने लगे, औद्योगिक संख्या बढ़ गए, तो क्या होने लगा, इससे जो हानिकारक अपशिष्ट पदार्थ जो निकलने लगे बिना उपचार किए नदियों में बहा दिए जाने लगे या जमीन पर विसर्जित कर दिए जाने लगे। तो इससे क्या हो गया, नदियों का जल गंदा होने लगा, जमीन का क्षेत्र गंदा होने लगा और कृषि उपज बढ़ाने के लिए उर्वरकों तथा कीटनाशकों का अधिक प्रयोग करने से जो मृदा हुआ, मिट्टी हुआ, वो प्रदूषित होने लगा। मृदा प्रदूषण की समस्या भी उत्पन्न होने लगी तथा भूमि की उर्वरा शक्ति भी कम हो रही है। उर्वरा शक्ति माने जमीन का उपज करने की क्षमता जो है वो कम होता जा रहा है। मनोरंजन के साधन बढ़ जाने से ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। ध्वनि प्रदूषण ने आवाज़ जो पहले शांति स्थापित था, अब बहुत हल्ला गुल्ला शोरगुल हो रहा है। स्वचालित मशीनों के प्रयोग से कारखानों में मजदूरों की आवश्यकता कम पड़ती है। तो जैसे जब मशीन हो गए तो जो आदमी पहले केवल आदमी से काम लिया जा रहा था, तो अब आदमी क्या हो गए, बेरोजगार हो गए। तो बेरोजगारों की संख्या में वृद्धि हो गई। और क्या, जब हमारी संख्या बढ़ने लगी और ज़मीन में जो जंगल होने लगे तो कटने लगे। क्यों कटने लगे? जब हम अधिक संख्या में हो गए, जनसंख्या हमारी बढ़ गई, हम खेती करने के लिए ज़मीन खोजने लगे, कारखाना बैठाने के लिए ज़मीन खोजने लगे, जंगलों की अंधाधुंध कटाई करने लगे। तो इससे क्या हुआ, हमारे जंगलों का भी विनाश हुआ। इन सब कारणों से वातावरण क्या होता जा रहा है, प्रदूषित होता जा रहा है, गंदगी बढ़ता जा रहा है। इतना ही नहीं, इसके कारण अनेक प्रजाति के जंतुओं जैसे बाघों की संख्या में कमी भी हो रही है। इसके कारण क्या हो रहा है, जो हमारे जंगल कट जा रहे हैं, जंगल में रहने वाले जानवर, ये सब बाघ लोग जंगल में जो रहते थे, इस जंगल में भी पहले बाघ रहते थे, तो इन जंगलों में भी अब आपको बाघ देखने के लिए या सुनने के लिए नहीं मिलेगा। और यहाँ तक कि जंगल में रहने वाले
जीवों का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। बच्चों, बहुत सारी जो हमें नुकसान झेलनी पड़ी है। हमारा लाभ तो हुआ है, लेकिन साथ साथ में हमारा नुकसान भी हुआ है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी से होने वाले हानियों से बचने के लिए हमें प्राकृतिक संसाधनों का समझदारी से दोहन करना होगा तथा नए आविष्कारों का उपयोग समाज के उन्नति के लिए करना होगा। मानव हित में हम संसाधनों का निर्माण करेंगे और यह ध्यान रखेंगे कि प्राकृतिक संसाधन जो हमें भगवान की ओर से मिले हैं, जो संसाधन, जो जंगल मिले हैं, इनका दोहन हम तभी करेंगे जब हमें बहुत आवश्यक हो और समझदारी के साथ दोहन करेंगे। अब इसमें आपको बताया जा रहा है कि विज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों के प्रयोग से कार्यों को सरल बनाना ही प्रौद्योगिकी है। अभी हम बताए थे कि प्रौद्योगिकी क्या है, तो विज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों के अनुप्रयोग से मानव हित में संसाधनों का निर्माण ही प्रौद्योगिकी कहलाता है। और यह भी पढ़े थे हम लोग कि विज्ञान से प्रौद्योगिकी है और प्रौद्योगिकी से विज्ञान है, दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं। और विज्ञान और प्रौद्योगिकी से क्या हुआ है, खेती में आशातीत उपज में आशातीत वृद्धि हुई है। कृषि के क्षेत्र में बहुत तेज़ी से उपज बढ़ी है। इसी को हम कहते हैं हरित क्रांति। किसके द्वारा? ये सब विज्ञान के द्वारा और प्रौद्योगिकी के द्वारा। बच्चों, आज हम इतना ही पढ़ते हैं। हम अगले वीडियो में इसके जस्ट अगले वीडियो में हम मिलेंगे आपसे ये अभ्यास का प्रश्न लेकर। बच्चों, तब तक मैं आपसे विदा लेता हूँ। गुड बाय।